सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट के अंदर। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। हम लोग कल डिस्कशन शुरू कर चुके थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे होंगे और डीएनए को पैक करना भी सीख रहे होंगे इन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे, कई सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी और इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है कि अगर हम एक लेक्चर के अंदर आए और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ रिलेटेबल वे में पढ़ा, 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए, 12th का सिलेबस भी साथ साथ आगे भाग पड़ा। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। तो आज बहुत ही ज्यादा लिंक्ड टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा मजा उठाएंगे आज के पूरे लेक्चर्स का। बहुत सारे लाल कलर के दिल आ चुके हैं चैट सेक्शन में, सभी लोगों का शुक्रिया एंड सभी लोगों का सुस्वागतम इन दिस सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। राधे राधे दोस्त, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन ऑन टाइम। आइए शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को, लेकिन डिस्कशन शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने शुरू किया था उसको एक बार हल्का सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा आधार स्ट्रांग होगा उसी के ऊपर एक स्ट्रांग इमारत बना पाएंगे। तो कल हमने डीएनए के बारे में जितनी बातें पढ़ी थी, इनफैक्ट उससे पहले तक जितनी बातें पढ़ी थी वो हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एंड देन हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। कल सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी हमने एक न्यूक्लिक एसिड बनाना सीखा था। ये आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर आप यहां पर डीऑक्सीराइबोज शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और नाइट्रोजनस बेसिस में आपको एटीजीसी का इस्तेमाल करना है, और यहां पर भी आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर लेनी पड़ेगी और यहां पर आपको एटीजीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर राइबोज शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एयूजीसी ले रहे हैं, राइबोज शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एयूजीसी ले रहे हैं, तो एक इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहां पे ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये आगे चल के डीएनए बनाएगा या आरएनए। फटाफट चैट सेक्शन के अंदर लिख दो फटाफट। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहां पर बनेगा, ये जो हमने डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया है, जो आगे चल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये डीएनए बना रहा होगा या आरएनए? इतनी बात आपको चैट सेक्शन में लिखनी है। कम से कम इतना तो हमको पहले से पता होना चाहिए। आरएनए 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 आरएनए, डीएनए भी लिख रहे हैं कुछ लोग। मेरे दोस्त यहां पर शुगर देखिए, ये जो आपका 1 प्राइम कार्बन है, ये जो आपका 2 प्राइम कार्बन है, इस पे OH है। अगर ये डीएनए होता तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती, डीऑक्सी डिलीट हो चुका होता, ये ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, डिलीट हो चुका होता ये ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये शुगर कौन सी है? राइबोज। और अगर ये शुगर है राइबोज तो आपका यहां पर न्यूक्लियोटाइड कैसा बनेगा? आपका आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी आरएनए चेन ही बना रहा होगा। सिंपल सिंपल सर, ये बात हमको समझ में आ गई। यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा हमने शुगर से और इस शुगर को जोड़ा फॉस्फेट से, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये हो गया आपका क्या? एक न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये हो गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दिया तो बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। दूसरे को तीसरे से जोड़ देंगे, बन जाएगा ट्राइन्यूक्लियोटाइड। यहां पर आपका 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा, यहां पे आपका 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम एंड। इसी चीज को हमने एक एनालॉजी से समझा था, और वो एनालॉजी थी आदमी की मुंडी और आदमी के सर की एनालॉजी। समझ लीजिए, हम कई सारे आदमियों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं इन अ चेन। तो एक आदमी का सर यहां पर है, पैर यहां पर, तो दूसरे वाले आदमी का सर यहां पर होगा, पैर यहां पर, सर यहां पर होगा, पैर यहां पर, एंड सो ऑन। इस हिसाब से हम लोग इन्हें जोड़ते जाएंगे। तो सर को अगर हम 5 प्राइम एंड कह रहे हैं तो जो पहला आदमी होगा इसका सर फ्री रहेगा, 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा, और जो आखिरी आदमी है इसके पैर फ्री रहेंगे, यानी 3 प्राइम एंड फ्री रहेगा। तो डीएनए की भी या आरएनए की भी जो एक चेन है, इसमें एक साइड में 5 प्राइम एंड फ्री रहता है और दूसरी साइड में 3 प्राइम एंड फ्री रहता है। तो डीएनए या आरएनए सिंथेसाइज कैसे होता है? हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में।
एक आपने न्यूक्लियोटाइड लिया, उस पर दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, छठा जोड़ा, सातवां जोड़ा, आठवां जोड़ा, नौवां जोड़ा, इस हिसाब से आप बढ़ाते जाएंगे। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में आप हमेशा डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करते हो। और बॉन्ड किस दिशा में बनता है? बॉन्ड बनता है आपका इन दोनों के बीच में, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा कहां बनेगा? 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। तो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन बॉन्ड हमेशा बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा बनता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यह हमने कल डिटेल में समझा था। ठीक है भैया जी, समझ लिया था। फिर इन चारों की कहानी हमने सुनी थी, वॉटसन एंड क्रिक, रोजालिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस की कहानी, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर देने में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। और मैंने आपको कहा था कि वॉटसन एंड क्रिक का सिर्फ 2 पन्ने का रिसर्च पेपर नेचर जर्नल में छपा था, जिसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। वो पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साइंटिफिक फ्रेटर्निटी का एक बहुत ही कमाल का करिश्मा आपके सामने है। नेचर 25 अप्रैल 1953 पब्लिश्ड आर्टिकल है, और सिर्फ ये 2 पन्ने थे जिनमें आपके वॉटसन एंड क्रिक साहब ने अपनी सारी बातें लिख दी, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा लिख दिया, इमेज लगा दी, और एक मॉडल 2D मॉडल यहां पर इलेबोरेट कर दिया। और सिर्फ ये 2 पन्ने का आर्टिकल जो नेचर नाम के जर्नल में छपा था, इस काम के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 3 साइंटिस्ट को। रोजालिन फ्रैंकलिन मैम की डेथ नोबेल प्राइज सेरेमनी से पहले हो गई थी, तो उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया था। बाकी मॉरिस विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक, इन तीनों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ये सिर्फ 2 पन्ने हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तस्वीर बदल के रख दी। आज हम डीएनए के आने के बाद इतनी सारी फील्ड्स को डिकोड कर चुके हैं। हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ा, फॉरेंसिक साइंसेस पढ़ी, उसके अलावा हम लोगों ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा। इतनी सारी चीजें, नई नई फील्ड्स जो इमर्ज होकर आ रही हैं, उन सब का श्रेय इस पेपर को दिया जा सकता है। ये वो 2 पन्ने थे जिन्होंने वॉटसन एंड क्रिक एज वेल एज हमारी किताबों की तस्वीर बदल दी। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस और टू द फील्ड ऑफ साइंसेस, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बड़े लोग हैं हमारे लिए, तो इनकी कदर तो बनती है दोस्त, है ना। फिर हम लोगों ने डीएनए की शक्ल देखी थी। डीएनए में हम लोगों ने कहा 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ऐसा है, एक स्ट्रैंड ऐसा है, दोनों आपस में कॉइल हो रखे हैं, जैसे योगा कर रहे हो सुबह सुबह, इस हिसाब से कॉइल हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो 2 स्ट्रैंड हैं, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, होता है हेलिकल, यानी आपका स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में फंसे हुए कॉइल्ड स्ट्रैंड्स हैं। क्या ये कॉइल्ड स्ट्रैंड्स हैं? बना रखे हैं सर, एकदम सही बात है, दोनों बातें ठीक है। एक स्ट्रैंड भाग रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से शुरू हुआ, 3 प्राइम पे खत्म हुआ। दूसरा स्ट्रैंड इसका उल्टा भाग रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उल्टी दिशा में भाग रहा है। होंगे दोनों 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं है दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस साइड है, तो दूसरा इस साइड है, यानी पैरेलल है ये, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल इन नेचर। तो एक तो 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए में, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। ये दोनों बातें हम लोग पढ़ चुके थे। फिर ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो हरे कलर की रस्सी हमने यहां पर बना रखी है, क्या है? डीएनए की बैकबोन है। और ये बैकबोन किसकी बनती है? शुगर और फॉस्फेट की। तो कोई भी पूछ ले कभी कि बैकबोन किसकी बनती है? शुगर और फॉस्फेट की बनती है। 3 ही तो चीजें होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर और फॉस्फेट की अगर बैकबोन बन रही है तो बचा क्या? नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस कहां होंगे? ये जो आपके बबल्स बन रहे हैं, इन बबल्स के अंदर होंगे। ये जो आपके बबल्स बन रहे हैं, इन बबल्स के अंदर होंगे। तो अंदर के साइड प्रोजेक्टेड कौन होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। और ये आपस में जुड़ के पेयर बना लेते हैं, जिसे कहा जाता है बेस पेयर। अब एक स्ट्रैंड पे अगर आप देखो, अगर मैं सिर्फ इस स्ट्रैंड पे देखूं, तो 10 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। यहां है ATGCATACAT, 10 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। यहां पर इस स्ट्रैंड पे भी 10 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। 10 नाइट्रोजनस बेसिस यहां, 10 नाइट्रोजनस बेसिस यहां, तो क्या 10 पेयर बन जाएंगे? 10 जूते यहां हैं, 10 जूते यहां हैं, क्या 10 जूतों की जोड़ियां बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी सर। यहां पे देख लो, मैग्नेट की मदद से देख लो। मुझे पता नहीं है मेरे मैग्नेट कहां रख दिए, ये रहे भैया, मिल गए। समझ लीजिए यहां पर ये है भैया, आपके 6 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके 6 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का।
ये आपके 6 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गए? बेस पेयर बन गए। तो ये है 6 नाइट्रोजनस बेसिस, ये है 6 नाइट्रोजनस बेसिस, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गए? 6 पेयर बन गए, 6 बेस पेयर बन गए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस 360 डिग्री टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसमें 10 बेस पेयर होंगे। अगर मैं सवाल घुमा करके पूछ लूं, अगर मैं आपसे सवाल घुमा करके पूछ लूं मेरे बंधु मेरे भाई, कि यहां पर इस पूरे के पूरे बबल में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे टोटल, दोनों स्ट्रैंड मिला करके, तो उत्तर क्या होगा? फटाफट बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बबल में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने होंगे, इस पूरे के पूरे बबल में, इस पूरे के पूरे बबल में बेस पेयर कितने हैं? सर बेस पेयर हैं 10, पेयर 10 हैं, जूतों की जोड़ियां 10 हैं। जूते पूछ लिए, नाइट्रोजनस बेसिस पूछ लिए कितने हैं? 10 इस स्ट्रैंड पे, 10 इस स्ट्रैंड पे, क्या हो जाएंगे? 20। यानी कोई अगर असर्शन रीजन सवाल पूछ ले या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ ले थोड़ा सा घुमा करके, तो क्या बता पाओगे? सर एकदम बता पाएंगे। तो हमें इन शब्दों पे गौर करना है कि पेयर पूछा है, बेस पेयर जिसको बीपी लिखा होता है, या नाइट्रोजनस बेस पूछा है जिसको एनबी लिखा होता है, ये इनकी करेक्ट एब्रीविएशन है। हो सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ ले। नाइट्रोजनस बेसिस इज एनबी, बेस पेयर इज बीपी। तो पेयर पूछा तो 10, अगर खुले खुले पूछ लिए, अलग अलग पूछ लिए, नाइट्रोजनस बेसिस पूछ लिए तो 20। ये आपका एक 360 डिग्री टर्न की सच्चाई हो जाएगी। फिर यहां पर हमने देखा एक बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या कहता है? कैलकुलेशन कहता है ये जो आपका एक मोड़ है यहां पर, ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। कल मैंने आपको अपना गमछा मोड़ करके दिखाया था। यहां पर ये जो गमछा है ये हमने मोड़ करके दिखाया था मेरे भाई। ये अगर आपका सिंगल स्ट्रैंड है, इसको तो पहले मैं डबल स्ट्रैंडेड कर लूं। ये आपके 2 स्ट्रैंड हो गए भैया जी, बराबर एकदम 2 स्ट्रैंड हो गए, हो गए सर। अब इसको मैं मोड़ रहा हूं, बबल बना रहा हूं। इस हाथ को मैंने कांस्टेंट रखा, इस हाथ को 180 डिग्री मोड़ा, इस हाथ को मैंने 180 डिग्री मोड़ा। 180 प्लस 180 डिग्री, टोइन टू टोइन टू टोइन, 180 कितना हो गया? 360 हो गया सर। जब मैं दोनों हाथों को मोड़ता हूं तो इसके बीच में एक बबल बनता है, एक रोटेशन होती है कंप्लीट, यानी क्या बन जाता है? 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 360 डिग्री का एंगल जब बनेगा, 360 डिग्री का एंगल जब बनेगा, तो इसमें 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स पाए जाएंगे। बेस पेयर आपके 10 पाए जा रहे हैं। 360 डिग्री टर्न को कहा जाता है पिच ऑफ द हेलिक्स। ये पिच है। इसमें आपका ये जो 360 डिग्री टर्न हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, या इसको 3.4 नैनोमीटर भी कहा जाता है। अब ये पूरी लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस पूरे बबल में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है, तो 2 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम, या 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10 तो 0.34 नैनोमीटर। एक ही बात हो जाएगा, है ना? एक ही बात हो जाएगी। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, या एक स्ट्रैंड की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेसिस आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया। अब हमने कैलकुलेशन करी थी, अगर भैया 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, और आपका टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर हमारे पास कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ एक डिप्लॉयड सेल में, तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल कितनी हो गई? आपकी 2.2 मीटर के आसपास हो गई। 2.2 मीटर के आसपास हो गई। 2.2 मीटर लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए 2.2 मीटर, जितना मैं आपको दिखा रहा हूं इससे भी बड़ा, मेरे हाथ जितनी दूरी पे है इससे भी लगभग 1.5 गुना बड़ा डीएनए हमारे एक सिंगल सेल के अंदर, इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर फिट है। तो फिट कैसे है, आज हम उसके बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे। यहां तक हमने बातें पढ़ ली थी। अब देखो भैया, मैंने आपको कहा था ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्योंकि एडेनिन है एक प्यूरिन, तो यह हमेशा आपका एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है ना, यानी टी के साथ। और सी जो है आपका पिरिमिडिन, यह हमेशा जी के साथ यानी प्यूरिन के साथ जुड़ता है। अगर प्यूरिन प्यूरिन जुड़ गया तो ये दोनों ही बड़े बड़े हैं, तो बहुत चौड़ा हो जाएगा डीएनए।
अगर पिरिमिडिन पिरिमिडिन जुड़ गया तो बहुत पतला हो जाएगा डीएनए, लेकिन जब प्यूरिन पिरिमिडिन जुड़े तो आपका यूनिफॉर्म रहेगा आपका डीएनए। ना बहुत बड़ी बड़ी दो यूनिट साथ में जुड़ पाएंगी, ना बहुत छोटी छोटी, हमेशा एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी वाली किसी भी साइड आ जाए, छोटी वाली किसी भी साइड आ जाए, डज नॉट मैटर, डीएनए का जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म रहेगा। आज 3D दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। चलो भैया, ये यहां तक बातें समझ में आई? ये कल तक की डिस्कशन है, यहां तक बातें समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। 3D में देखना पड़ेगा यार, हमारे पास डीएनए का मॉडल है या नहीं, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ह्यूमन आई, ह्यूमन सेल, थोरेसिक केज, प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डायटम, मियोसिस, माइटोसिस, ब्रेड मोल्ड, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, मॉस, लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, केमिकल सिनेप्स, सीलोम, प्लूरोब्रैकिया, एंटीबॉडी। क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं क्या है, हो सकता है वहां मिल जाए, नॉट वेरी श्योर, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर देखते हैं, वही मिल सकता है। और तो डीएनए अलग से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, डीएनए अलग से नहीं है भाई। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर ही हमको मिल जाए। स्ट्रक्चर ऊपर है और नाम नीचे, लोड हो रहा है। आ जाओ भाई, देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा है। सेंड टू स्टूडेंट्स, आपके फोन पे भी दिखाई देगा, एरर अकर, कोई बात नहीं। अभी पहले इसको हम ही देख लेते हैं कि चक्कर क्या है। ओके, ये आपका क्रोमोसोम है, ये मैं आज आपको बनाकर भी दिखा रहा हूं। दिस इज योर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड है। ये डीएनए आपको दिखा रखा है पूरा खुला खुला, कितना बड़ा हो गया है, ये आपको डीएनए दिखा रखा है। चलो 3D में देखते हैं, थोड़ा सा मजा आ गया क्योंकि चीजें जेन्युइनली अच्छी हैं, है ना। क्लास 12th में देखें, कोई बात नहीं, पहले ये तो समझ लो, एक और दिखा देंगे, आराम से देखो। यहां पर देखिए, आपका एक बहुत अच्छी चीज दिखा रखी है, ये हमें आज पढ़ना भी है ना, तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। यहां देखिए, ये जो डीएनए है, इस डीएनए में क्या दिखा रखा है आपको, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। यहां पर ये जो है आपकी बैकबोन, ये किसकी बनी है, शुगर फॉस्फेट की, और यहां पर बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस। यहां नाइट्रोजनस बेसिस है, तो यहां पर एक एक नाइट्रोजनस बेसिस है, ये ब्लू वाला समझ लो, और यहां पे एक एक नाइट्रोजनस बेसिस है। ये जब जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से तो क्या बन जाते हैं, बेस पेयर। तो ये जो 360 डिग्री टर्न है, यहां से इसको 180 घुमाया, यहां से 180 घुमाया, जब गमछे को एक बार मरोड़ा तो ये क्या बना, पिच ऑफ द हेलिक्स बनी। ये क्या बन गई, पिच ऑफ द हेलिक्स बन गई। और अगर ये पिच बन गई, यहां से लिख भी सकते हैं क्या, ये आपका इतना जो है, ये इतना इलाका जो है, ये क्या बन गया, पिच ऑफ द हेलिक्स बन गया, है ना। ये आपका पिच ऑफ द हेलिक्स बन गया, 360 डिग्री टर्न। यहां पर समझ लीजिए एडेनिन है, ए है, तो ए के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, टी बनाएगा। यहां आपका ए है, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, अपोजिट स्ट्रैंड पे टी बनाएगा। यहां पे सी है, तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, जी बनाएगा। यहां पे सी है, तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, जी बनाएगा, एंड सो ऑन। इस हिसाब से हमारा पूरा डीएनए तैयार हो जाएगा। तो यहां पे बेस पेयर हमको दिखा रखा है, करेक्ट। ये हमने बेस पेयर यहां पर दिखाया। दिस इज वन पिच, पिच को कहते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री यहां पर चीजें टर्न हो गई। अब हम 12th क्लास में देखते हैं, जैसा आपने कहा, एक बार 12th क्लास के मॉडल हम लोग देखते हैं, है ना। बायोलॉजी पे क्लिक किया हमने, अच्छा यहां पर चेंज करना है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, बहुत बढ़िया। डबल फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेडेड, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वही है सारे के सारे। क्रोमोसोम आएगा सेम ही रहेगा, है ना। थोड़ा सा अलग है, चेक कर लेते हैं क्या है भैया क्रोमोसोम के अंदर। ओके, पैकिंग दिखा रखी है डीएनए की क्रोमोसोम के अंदर, आओ देख लो। यहां पर दिस इज क्रोमोसोम, ये आपकी क्या है, एक क्रोमेटिड है। ये आपकी क्या है, क्रोमोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम के सेंटर पे क्या पाया जाता है, सेंट्रोमेयर पाया जाता है। सेंटर पे पाए जाने वाली बॉडी, अरे और देख लेंगे भाई, बहुत टाइम है, रुको भाई, और देख लेंगे, डोंट वरी, जितना कर रहे हैं वो तो सीखो, इसमें भी तो कुछ नया ही पता लग रहा है ना। ये है सेंट्रोमेयर, ये है आपकी क्या, एक क्रोमेटिड। इस साइड की दोनों आर्म्स एक क्रोमेटिड, इस साइड के दोनों आर्म्स एक क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, दोनों के पिताजी सेम हैं, दोनों का सेंट्रोमेयर सेम है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, मिलकर के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगी। और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखो कैसे पैक्ड है। तो आपका ये जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, ये जो आपका 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, ये तो पूरे के पूरे सेल का डीएनए है ना।
तो क्या ये अकेला पाया जाएगा? क्या ये एक ही क्रोमोसोम में पाया जाएगा? नहीं सर, आपने बताया है ये 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए है ये डिप्लॉयड सेल के अंदर पाया जाने वाला डीएनए है। तो क्या ये 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हाँ या ना? क्या ये 46 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। यानी कि पूरा का पूरा 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक अकेले सेगमेंट के तौर पे नहीं पाया जा रहा, एक बड़ी लंबी रस्सी के तौर पे नहीं पाया जा रहा। 46 क्रोमोसोम हैं जिनमें ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जा रहा है। 46 टुकड़े हो रखे हैं, राइट? इसीलिए समझना जरूरी था। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे, है ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 4 क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, 5 दिखा रखे हैं, है ना? तो थोड़ा डीएनए इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, इस हिसाब से हमारे 46 क्रोमोसोम है, उनमें थोड़ा 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 डीएनए पड़ा हुआ है। उसका सम साइज जो है, टोटल साइज जो है, दैट इज 2.2 मीटर। करेक्ट? आ जाओ और देख लेते हैं भाई, मजेदार तो हैं ये चीजें, और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्लास सिलेक्ट की, फिर हमने क्या किया, चैप्टर सिलेक्ट कर लिया। चैप्टर नहीं है भाई, वही मैं कह रहा था ना, जितने हैं सारे इकट्ठे दिखाता है, चैप्टर नहीं है। मतलब हमने देख लिया जो था इसमें, क्रोमोसोम देखना था, क्रोमोसोम हमने देख लिया। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, मैं आपको एक और चीज दोबारा दिखाऊंगा, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी केयरफुली। जब हम पैकेजिंग पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ऑलराइट, आ जाओ। यहां तक बातें सबको क्लियर हैं? ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट? ये हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, हमारे टॉपिक के बारे में। आराम से देखिएगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा फीचर्स ऑफ डीएनए में। यहां पर 2 स्ट्रैंड हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर जा रहा है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे आ रहा है, यानी एंटी पैरेलल है। ये जो आपकी बैकबोन है बनी है शुगर फॉस्फेट की, नाइट्रोजनस बेसिस अंदर की साइड प्रोजेक्टेड है, ए टी के साथ बाइंड कर रहा है, सी जी के साथ बाइंड कर रहा है। यह हमने देखा, डायमेंशंस हमने यहां पर देखी। नाउ हमको थोड़े पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे। एक पॉइंट जो हम देखते हैं कि डीएनए इज राइट हैंडेड कॉइल्ड, यानी हम लोगों को यह तो पता है कि डीएनए कॉइल्ड होता है, पर ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, यानी राइट दिशा में यह आपका मुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, ना कि आपका लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड। ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, ना कि लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। उसके लिए हमको कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो अपनी थीसिस उठा लेते हैं भैया जी, इससे बढ़िया और क्या ही रहेगा, है ना? आ जाओ। देखो यार क्या है, ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है? ये इसके ऊपर एक और बुक है, ये उसके ऊपर एक और बुक है। लेट्स से कि ये है हमारे बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, ये मैंने इस बुक को मान लिया। ये दूसरा बेस पेयर है, ये मैंने सेकंड बुक को मान लिया। और तीसरा बेस पेयर है, ये मैंने थर्ड बुक को मान लिया। अब देखो, मैं इन बुक को जब आपस में सरकाने की कोशिश कर रहा हूं तो डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लग रही है। जब आप किसी एक चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज को टिकाते हो तो उन दोनों के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो दोनों भी तो आपस में एक दूसरे को खींच रही होती हैं, पसंद कर रही होती हैं, यानी कि उन दोनों की वजह से भी कहीं ना कहीं डीएनए में स्ट्रेंथ आ रही होती है। तो डीएनए में तो काफी सारी फोर्सेस हो गई ना भाई, डीएनए में तो काफी सारी फोर्सेस हो गई। अगर आप देखें तो डीएनए को बनाने में यहां पर शुगर और फॉस्फेट के बीच में क्या बना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में क्या बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को जब साथ में जोड़ा तो क्या बना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच में ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब ये हमने पूरा का पूरा बेस पेयर यहां पर रखा, इसके ऊपर दूसरा बेस पेयर रखा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लग रहा है, यहां पर स्टैकिंग फोर्स भी तो लग रही है। जब एक चीज के ऊपर आप किसी और चीज को स्टैक कर देते हो, यानी रख देते हो, चिपका देते हो, तो स्टैकिंग फोर्स भी तो लगेगी। बिल्कुल लगेगी सर। तो यहां पर एक के ऊपर एक जब आप चीजों को लगाते हो तो स्टैकिंग फोर्स लग रही होती है, एंड इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए।
जब चीजें एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं एंड यहां पर स्टैकिंग एनर्जी लग रही होती है। तो आप लिख सकते हैं कि स्टैकिंग एनर्जी या स्टैकिंग फोर्स गिव्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। यहां पर एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही होती है। काफी अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स तो हैं ही, हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसके अलावा आपकी स्टैकिंग फोर्स या स्टैकिंग एनर्जी भी यहां पर लग रही है। करेक्ट। आ जाओ भैया, ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स थे जो हमने सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए में देखे। यहां तक करेक्ट है? यहां तक सब लोगों को क्लैरिटी है? एक बार फटाफट तारा रारा या तुनिक तुनिक इन द चैट सेक्शन बोल दीजिए, जिससे कि मैं आपको ले जा सकूं एक साइंटिस्ट के काम की तरफ जिनका नाम था चारगाफ। एरविन चारगाफ साहब के रूल्स की तरफ आपको ले जाना होगा, जहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी समझेंगे और उसी से हमारी आगे की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिकोड हो रही होगी। तारा रारा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है यार, ग्रेट। अभी तक हम लोगों ने हल्की फुल्की बातें कर ली हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब चारगाफ रूल समझना होगा। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, इसको इल्यूसिडेट करने में वॉटसन, क्रिक, उसके अलावा रोजालिन, फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का हाथ तो था ही। एक और साइंटिस्ट थे जिनके रूल बड़े काम के थे, उनका नाम था एरविन चारगाफ। चारगाफ साहब ने क्या कहा? चारगाफ साहब ने कहा कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। क्या ये आपको पता है? पता है सर। अब देखो यहां से आप एडिशनल बातें क्या निकाल सकते हो। अगर आपको एक डीएनए दे दिया जाए तो क्या उसमें जितने ए हैं उतने ही टी होंगे? अगर भैया एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उस डीएनए के स्ट्रैंड में एक जगह ए है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? उसके सामने हमेशा टी होगा। अगर टी है तो उसके सामने हमेशा क्या होगा? ए होगा। यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने ए हैं उतने ही टी होंगे। बिल्कुल होंगे सर। आप एक स्ट्रैंड बना के देख लो। मैं तो कहता हूं हर चीज करके देख लिया करो, क्लैरिटी आ जाएगी। ये करके देख लो भैया। ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया। और हम इसमें तुक्केबाजी से क्या करेंगे? एक सीक्वेंस लिखेंगे, अपनी मन मर्जी का सीक्वेंस लिखेंगे। ये आपका स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे मैंने क्या लिख दिया? यहां है आपका ए टी जी सी, ए टी ए सी, ए ए ए ए सी जी सी ए। अपनी मर्जी का लिखा है, किसी ने कोई बताया नहीं है मेरे को ये स्ट्रैंड, है ना? अपनी मर्जी से लिखा है हमने। आगे देखो भैया हम क्या करते हैं। अब दूसरा स्ट्रैंड भाग रहा होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में होगा। ए के सामने हमेशा क्या आता है? सर टी आता है, आपने बताया था। टी के सामने क्या आता है? ए आता है। ए और टी की जोड़ी है। सी के सामने जी आता है ना? तो यहां जी है तो यहां सी आ गया, यहां सी है तो यहां जी आ गया। ए के सामने टी आ गया, टी के सामने ए आ गया, ए के सामने टी आ गया, सी के सामने जी आ गया, ए के सामने टी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी। ये हो गया? एकदम हो गया सर, बिंदास हो गया। अब हमें इनके बीच में बॉन्ड बनाने हैं। ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टी 2, ए टी 2, ए टी 2, ए टी 2, सी जी 3, सी जी 3, सी जी 3, ए टी 2। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है सर। आ जाओ, अब मुझे काउंट करने हैं कितने एडेनिन और कितने थाइमिन। यहां एडेनिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। ए मेरे पास कितने आ गए जी? 10 आ गए। टी मेरे पास कितने आने चाहिए? सर टी भी मेरे पास अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल 10 ही आने चाहिए, क्योंकि जहां ए उसके सामने टी, तो यहां अगर 10 ए हैं तो इसके सामने टी होने चाहिए। करेक्ट? आ जाओ टी गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मेरे पास टी भी 10 है? सर मेरे पास टी भी 10 आ गए, यानी मेरी थ्योरी प्रूफ हो गई, क्योंकि मैंने तो एक तुक्के से यहां पर सीक्वेंस लिया था, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं था, यानी ये बात प्रूफ होती है।
फिर भी देख लो, चलो आगे, है ना, हो सकता है कुछ मिलावट हो भैया, कोई कंटेमिनेशन हो। मैं सी का नंबर गिन लेता हूं, मैं सी का नंबर गिन लेता हूं। सी का नंबर कितना हो गया मेरे पास? ए हो गया, 2 3 4 5 6, 6 हो गया मेरे पास, 6 हो गया सर। अब मैं जी का नंबर देखना चाहूंगा। जी मेरे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ये भी बात सही है, जी भी आपका बराबर निकला, 6 निकला। जी भी आपका बराबर निकला, 6 निकला। अब मैं इस पूरी बात का करूं क्या? मुझे यह बता दो सर, मुझे यह बता दो कि मैं इस बात से सीखा क्या हूं, समझा क्या हूं, जाना क्या हूं, और पेपर में लगाऊंगा क्या? गिनती तो गिन ली, लेकिन अब मैं करूं क्या इस बात का? निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है मेरे भाई कि जितने आपके ए हैं, है ना, और जितने आपके जी हैं, इनको आप प्लस करो। ए प्लस जी डिवाइडेड बाय जितने आपके टी हैं और जितने आपके सी हैं, इनको प्लस करो। और मुझे बताओ कि आपका उत्तर क्या आएगा? ए प्लस जी कितना आएगा? 16। ए प्लस सी कितना आएगा? नीचे टी प्लस सी आएगा ना, सॉरी, है ना, टी प्लस सी आएगा। ये कितना आ जाएगा? 16। तो आपका क्या हुआ उत्तर? 1 आ गया, 1 आ गया। ए और जी क्या होते हैं? ए और जी होते हैं सर प्यूरीन। आलू गोभी क्या थे आपके? प्यूरीन। और सी यू टी कट क्या थे आपके? पिरिमिडीन। यानी एरविन चारगाफ साहब ने यह कहा कि प्यूरीन और पिरिमिडीन का रेशियो आपका हमेशा 1 होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी क्या बताया? जितने ए उतने टी, जितने जी उतने सी। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। तो उत्तर 1 निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भैया, बिल्कुल निकलेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये बात सबको समझ में आई कि अरविंद चारगाफ साहब ने क्या बताया कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ, तो इनका रेशियो जब आप निकालेंगे प्यूरिन और पिरिमिडिन का 1 आएगा। हमने प्रूफ करके दिखा दिया, तो हमें बात जिंदगी भर याद रहेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताओ ए प्लस टी जो साथ में बॉन्ड बनाते हैं और सी प्लस जी, ये क्या हमेशा 1 होगा? ऐसा जरूरी है? सर करके देख लेते हैं, हमारे सामने एक इक्वेशन है बकायदा। तो ए प्लस टी यानी 10 और 10 20, और नीचे सी प्लस जी यानी 6 और 6 12। ये तो एक नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल टू 1 हो, पर इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज यानी अगर आप ह्यूमन बीइंग का सेल देखोगे तो उसमें एटी और जीसी का रेशियो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये जो रेशियो है ये आपका कैसा होता है? ये आपका कैसा होता है? ए और टी आपके ज्यादा होते हैं किसमें? आपके यूकैरियोटिक सेल में। तो इन यूकैरियोटिक सेल यूजुअली एटी जो है ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सीजी। जैसे ह्यूमन सेल की अगर आप बात करें तो ह्यूमन सेल में इनका जो रेशियो है ये क्या है आपका? 1.52 के आसपास है। 80 ज्यादा होते हैं सीजी से, तो 1.52 ये रेशियो है, यानी 1.5 गुना ज्यादा है आपके 80। लेकिन वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो सीजी ज्यादा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो सीजी इज मोर देन 80, है ना। वहां पे जो रेशियो है ए प्लस टी एंड सी प्लस जी का, ये आपका कितना होता है? फॉर एग्जांपल ई कोलाई के लिए अगर आप ये रेशियो लेना चाहें तो कितना होता है? 0.92 के आसपास होता है। ये आपको 2 नंबर्स याद करने होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इन पे अलग से मैं जोर दे रहा हूं। आपको ये कंसेप्ट आगे काम आ रहा होगा कि सीजी आपका ज्यादा किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, और एटी ज्यादा होता है आपका किस में? यूकैरियोटिक सेल में। ये आपको बात पता होनी चाहिए, सिर्फ ये 2 लाइनें याद करनी है और कुछ नहीं। चारगाफ रूल क्या है? रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड रेशियो ऑफ पिरिमिडिन इज इक्वल टू 1। ये चारगाफ रूल है, सिंपल। एजी और टीसी यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो निकालोगे 1 आएगा। किसी को भी ऊपर रख लो, किसी को भी नीचे रख लो, जब 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे टीसी बाय एजी बोल देते तो भी ठीक होता, कोई दिक्कत नहीं है। और ए प्लस टी डिवाइडेड बाय सी प्लस जी, इनका रेशियो डिफरेंट होता है हर स्पीसीज के लिए। प्रोकैरियोट्स के लिए अलग होता है, यूकैरियोट्स के लिए अलग होता है। करेक्ट है ना? ये आपको देखने को मिलता है। सर सी प्लस जी ऊपर होगा, सी प्लस जी ऊपर कर दो, रेशियो भी आपका चेंज हो जाएगा।
रेशियो भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। यार अगर मैं लिख रहा हूं, यहां पर ले लो x बाय वाई, और ये आपका है 0.5, ये है आपका 1, है ना, तो उत्तर आ गया 0.5। और यहां पर मैं लिख रहा हूं y बाय एक्स, और यहां मैं लिख ले रहा हूं 1 बाय 0.5, तो उत्तर आ गया आपका 2। मैं जिस तरीके से डिपिक्ट करना चाहूं उस तरीके से कर सकता हूं। दैट इज टोटली योर कॉल मेरे भाई। आप किस चीज को ऊपर रखते हो, किस चीज को नीचे। रिजल्टेंट सही आना चाहिए, उत्तर सही आना चाहिए। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, एस्चेरिशिया कोलाई लेबोरेटरी में यूज होने वाला सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। आप अगर आगे चल के रिसर्च में जाओगे तो आपका डेली इस बैक्टीरिया से आमना सामना हो रहा होगा। ये आपको बीमारी नहीं देता है, नॉन टॉक्सिक है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पर ये 2 लाइनें आपको याद करनी है, ना भी याद करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर बस एक हल्की सी बात ये लिख लो, ये याद कर लेना बस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर जीसी रिच, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिच इन जीसी। जीसी ज्यादा होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बस ये बात याद कर लो। नंबर छोड़ दो, बस ये एक लाइन याद कर लो। मेरा यहां पर आपको सिर्फ ये बताने का मकसद था। करेक्ट? टफ है? टफ नहीं है भाई। आपकी मैथ इतनी लूल है तो भाई कैसे काम चलेगा फिर। देखो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आप बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आराम से सुनो। पर मैंने आपको यहां पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर बना के दिखाया। खुद से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ना किसी किताब में गिवन था, ना आपने मुझे बताया, और ना मैं रट के आया था। मैंने आपके सामने ये बात एकदम सोच के लिखी है ना, कि ये सीक्वेंस हम लोग रफली बना सकते हैं। मैंने यहां पर बताया आपको ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड करता है, तो जितने ए उतने टी। भाई ए अगर हमेशा टी के साथ बॉन्ड करेगा तो इस स्ट्रैंड पे जब जब ए आएगा इसके सामने टी आएगा, यहां जब जब ए आएगा इसके सामने टी आएगा, तो जितने ए होंगे उतने टी होंगे। सिंपल है, जितने ए होंगे उतने टी होंगे, क्योंकि ए तो टी के साथ ही बॉन्ड बना रहा है। जहां ए वहां टी। सिमिलरली जहां सी वहां जी, जहां सी वहां जी, ये भी तो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने ए हैं उतने टी हैं, जितने सी हैं उतने जी हैं। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। तो जब आप प्यूरीन कौन कौन से थे भैया? 9 मेंबर के कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस थे? एडेनिन और ग्वानिन। जब आप इनका सम करोगे तो जितना एडेनिन है उतना थाइमिन होगा, तो ऊपर और नीचे का नंबर बराबर। जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन होगा, ऊपर और नीचे का नंबर बराबर। जब आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो आंसर तो 1 ही आ जाएगा ना, कटकुटा के आ जाएगा सर। तो यहां पर प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो 1 होता है, लेकिन ये किस ग्रंथ में लिखा है कि ए और टी आपके सी और जी के बराबर होंगे? ए और टी एक दूसरे से बराबर है, सी और जी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ए जहां होगा वहां वहां टी होगा, सी जहां होगा वहां वहां जी होगा। इनका नंबर तो आपस में डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे यहां पे ए है 10 तो टी है 10, तो ऊपर का नंबर क्या हो गया? 10 + 10 20, और नीचे आपका सी और जी क्या है? आपका 6 और 6 12। तो इनका रेशियो 1 कहां आया? नहीं आया ना। ए टी के बराबर होगा, ए सी के बराबर थोड़ी हो जाएगा, राइट? तो इनका नंबर कांस्टेंट होता है फॉर अ स्पीसीज। 1 हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है तुक्केबाजी से। अब मैं यहां पर इस स्ट्रैंड को थोड़ा सा और खींच के 10 एडेनिन बना दूं, 10 साइटोसिन, 10 थाइमिन, 10 ग्वानिन, हो जाएगा 1। लेकिन हमेशा 1 हो ये जरूरी नहीं है। इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, नंबर भी छोड़ दो। एक लाइन याद करनी है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है इसमें जी और सी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है उसमें ए और टी कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, दैट्स इट। क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया। ये आपको जानना था, ये चारगाफ साहब के रूल हैं, चारगाफ साहब के नियम हैं। अब एक चीज मुझे बताओ छोटी सी, जब भी आप ड्राइंग बनाते हो, अब जैसे मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, तो आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको देख देख के अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको देख देख के आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो, यानी आपको अपने नोट्स बनाने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत है। आप कुछ देख रहे हो और उसको अपनी कॉपी में एज इट इज उतार रहे हो। सिमिलरली अगर मैं आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड दे दूं तो क्या आप दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड खुद बना लोगे? बना लेंगे सर। आप मुझे एक डीएनए का स्ट्रैंड दे दो, मुझे पता है ए के सामने हमेशा टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, तो क्या मैं दूसरा स्ट्रैंड अपने आप बना सकता हूं? बिल्कुल। यही होता है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, अगले 2-3 लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। जब एक सेल डिवाइड होता है तो इसको अपना डीएनए 2 डॉटर सेल में बांटना है, तो पहले
मेन सेल क्या करता है, पेरेंट सेल क्या करता है, अपने डीएनए को डबल कर लेता है और दोनों डॉटर सेल में आधा आधा बांट देता है। भाई मेरे पास 2 रुपए हैं और मुझे हर डॉटर सेल को 2-2 रुपए ही देने हैं। मैं क्या करूंगा, 2 रुपए को पहले डबल कर लूंगा, 4 रुपए कर लूंगा और दोनों बिटिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी जिगर की टुकड़ी, उनको 2-2 रुपए दे दूंगा। यही तो होगा। यहां पर क्या होता है, डीएनए के एक स्ट्रैंड को देख देख के आप दूसरा स्ट्रैंड बना लेते हो। तो एक स्ट्रैंड आपके लिए किस चीज का काम कर रहा है, टेम्पलेट का। जैसे मेरे नोट्स आपके लिए टेम्पलेट हैं, आप इसको देख करके खुद के नोट्स बनाते हो। आप समझ लीजिए विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप उनका एक फोटो डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से और उसको देख देख के खुद का स्केच बनाएंगे। तो आपके पास एक टेम्पलेट है जिसको देखकर आप उसकी कॉपी बना रहे हो। सिमिलरली अगर मुझे ये स्ट्रैंड मिल जाए तो इसकी कॉपी तो मैं खुद ही बना सकता हूं ना। ये तो मुझे याद नहीं था, ये तो मैंने ऊपर वाले को देख देख के ही बनाया। यही तो करना है। तो इस पे मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, बहुत बेहतरीन सा। इस पे एक सवाल कर लो भैया जी, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे इन चीजों को टैकल करना है। आ जाओ एक सवाल बना लो, तब आई थिंक इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। फटाफट इस सवाल को बनाओ और मार्क करो पोल को। इतना बड़ा कैसे हो गया भैया जी? हाँ जी आ जाओ, है ना। आई एम स्टार्टिंग द पोल। फटाफट इस चीज को देखो। अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेन हैज दिस सीक्वेंस, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अदर चेन। एक स्ट्रैंड आपको दे रखा है, यानी आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का आपको क्या बनाना है, कॉपी बनाना है। तो यहां पर मुझे 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सा सीक्वेंस दे रखा है भैया जी? यहां पर दे रखा है मुझे ए जी सी टी टी सी जी ए। करेक्ट है, मुझे यह दे रखा है। इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या आएगा, खुद बताइए। इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या आएगा भैया? ए के सामने हमेशा क्या आता है, टी आता है, जी के सामने सी आता है, सी के सामने जी आता है, टी के सामने ए आता है, टी के सामने ए आता है, सी के सामने जी आता है, जी के सामने सी आता है, ए के सामने टी आता है। इनके बीच में बॉन्ड बनाने हैं तो बना सकते हो। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मेरा उत्तर क्या हो गया यहां पर, मेरा उत्तर क्या हो गया यहां पर, टी सी जी ए ए जी टी सी। टी सी जी देख लो पहले, टी सी जी देख लो, ए आ गया यहां पर। ये तो आपका जी से ही शुरू हो रहा है, ये तो खेल ही खत्म हो गया। टी सी जी ए ए जी टी सी, ए ए जी टी सी। उत्तर 1 हो जाएगा, उत्तर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। 92% लोगों ने कर दिया है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए जीवन में? बहुत है। अगर आप पहली बार में इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, बहुत है, मजा ही आ गया। जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो आपको एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम। ए के सामने हमेशा टी लगा दो, सी के सामने हमेशा जी लगा दो, दैट्स इट, खेल खत्म। बहुत बढ़िया किया, है ना, बहुत अच्छा कर दिया भाई, मजे आ गए। इसके नॉर्मल साइज पे इसको ले आते हैं और इसको कर देते हैं मिनिमाइज। यहां तक क्लैरिटी है डीएनए के बारे में, सबको सब कुछ समझ में आ चुका है, सब कुछ पता लग चुका है। थोड़ी बहुत और बातें हैं जो हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। एनसीईआरटी मैया की रीडिंग करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होंगे और एक बहुत मजेदार टॉपिक आज मैं आपको करा रहा हूंगा। आराम से सुनिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। यह बात हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। डीएनए आपका पहली बार आइडेंटिफाई किन्होंने किया था? फ्रेडरिक मिशर साहब ने किया था 1869 में, और इन्होंने डीएनए को नाम दिया था न्यूक्लिन। अल्टमान साहब ने आकर के फिर इसको नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। 1953 में कल हमने जाना कि वॉटसन और क्रिक साहब ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो था, जो कलेक्ट किया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन मैम ने, उसके आधार पे डीएनए का स्ट्रक्चर हमको दिया। इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि यहां पर 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए के, तो डबल जो हेलिक्स की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजनस बेसिस थे वो आपस में पेयर बना रहे थे, बेस पेयरिंग हो रही थी। एरविन चारगाफ साहब के रूल भी यहां पर काम आए। इन्होंने कहा कि रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, है ना। और अगर आप प्यूरिन पिरिमिडिन का रेशियो देखोगे तो इट इज इक्वल टू 1। यहां पर काफी कंफ्यूज करके ये चीज लिखी हुई है। इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह लगेगा कि एडेनिन और थाइमिन का रेशियो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो हमेशा 1 होगा। इसीलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में चीजें बताई हैं भाई। यहां पर प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का रेशियो यानी A + G का रेशियो, एंड A जितना होगा उतने T, G जितने होंगे जितने C,
ये आपका 1 होगा, ये बात श्योरिटी है। लेकिन a प्लस टी ये आपका c प्लस जी इक्वल टू 1 हो ये जरूरी नहीं है ना, बट इट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, ये कांस्टेंट होता है एक स्पीसीज के लिए। 1 हो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो दो बातें हैं चारगाफ रूल में, यहां एक ही बात बता रखी है और उसी में कंफ्यूजन कर दिया है, इसीलिए इसको डिटेल में समझना जरूरी था। राइट, आ जाओ भैया। दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड के बारे में आपको पता लग जाए, एक टेम्पलेट का आपको पता लग जाए तो दूसरा स्ट्रैंड आप बना सकते हो, जैसा कि हमने अभी बनाकर भी देखा, इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है, जो कि हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो सैलिएंट फीचर क्या है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के? यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, यानी आपके 2 स्ट्रैंड होंगे। इन दोनों स्ट्रैंड की जो बैकबोन है ये कौन बना रहे होंगे? शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे, और बेस पेयर बबल्स के अंदर की साइड पाए जा रहे होंगे। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल होंगे। एक अगर ऊपर से नीचे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, तो दूसरा नीचे से ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका देखने को मिल रहा होगा। दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो मिलकर पेयर बनाते हैं, यानी बेस पेयर बनाते हैं। प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता है, यानी अगर एडेनिन है तो ये प्यूरीन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हमेशा थाइमीन के साथ, जो कि पिरिमिडीन है। अगर ग्वानिन है जो कि प्यूरीन है, तो ये हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ, जो कि पिरिमिडीन है। तो इसीलिए एक प्यूरीन और पिरिमिडीन हमेशा साथ में आ रहे हैं पेयर बनाने के लिए, तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखने को मिलता है आपके दोनों स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स के बीच में। यहां पर अगर आप देखें तो राइट हैंडेड आपको ये हेलिक्स देखने को मिलती है, और इसकी पिच यानी 360 डिग्री में आपकी कितनी लंबाई होती है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, जो हमने देखी थी। और रफली 10 बेस पेयर हर पिच में, हर 360 डिग्री में आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट? तो अगर आप देखें तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0.34 नैनोमीटर, है ना। एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है दूसरे के ऊपर क्या हो रखा है? स्टैक हो रखा है। तो स्टैकिंग फोर्स भी यहां पर लगती है, जो कि आपको एडिशनल स्टेबिलिटी दे रही होती है, डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी दे रही होती है। ये आपका डीएनए है, ये आपकी शुगर फॉस्फेट की क्या है? बैकबोन देखने को मिल रही है, और अंदर की साइड ये क्या है? बेस पेयर है। 2 अलग अलग कलर के नाइट्रोजनस बेसिस दिखा रखे हैं। रेड वाला समझ लीजिए ए है, तो ऑरेंज वाला क्या हो गया? आपका टी हो गया। ये ग्रीन वाला आपका सी है, तो पीला वाला क्या हो गया? आपका जी हो गया। इस तरीके से आपका क्या बन रहा है? बेस पेयर बन रहा है। ये यहां पर दिखा रखे हैं कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इस हिसाब से जुड़े हुए होते हैं। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। ये आपके डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखा रखा है। देखिए, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस, ये फॉस्फेट है, यानी ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है ना, एक न्यूक्लियोटाइड। ये आपका क्या है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इनके नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम भाग रहा है, तो ये उल्टा 5 प्राइम से 3 प्राइम भाग रहा है, और इनके बीच में बेस पेयरिंग हो रही है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कल हमने एक स्ट्रैंड देखा था, आज हमने दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हुए देख लिए हैं। ये हमारा टोटल अभी तक का क्या है? डिस्कशन है। राइट, टोटल हमारा डिस्कशन है। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक और मजेदार सवाल पूछूंगा। आ जाओ भैया, सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें दिए गए। आओ। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू, फटाफट कर लीजिए इस सवाल को सॉल्व। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। आई होप आप इसको बना पा रहे होंगे। एक टफ क्वेश्चन भी मैं आपको फिर दे रहा हूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जिससे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं आपको लेकिन बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि आपका थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसका बना है? शुगर फॉस्फेट की आपकी बैकबोन बनती है, और बेस अंदर की साइड प्रोजेक्टेड होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजनस बेस का कोई लेना देना नहीं है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों के दोनों को। तो अल्टीमेटली उत्तर क्या आ जाएगा? हमारा बी आ जाएगा, एकदम बी आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक इसमें कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत थी। एंड आई होप अराउंड 95% बच्चे तो इसको सही कर देंगे। 85 स्टिल अ डिसेंट नंबर। आगे आ जाइए।
देखिए अब इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता दोस्त। द टू चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए हैव, दो चेन है अगर डबल हेलिक्स की, तो इनकी पोलैरिटी कैसे होगी? पैरेलल, एंटी पैरेलल, नो पोलैरिटी, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म। अगर डीएनए है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो, हमने स्टैंडर्ड क्या रूल सीखा है कि एक स्ट्रैंड अगर इस दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड उल्टी दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, यानी कि क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी हमको देखने को मिलेगी। उत्तर बी आ जाता है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गड़बड़ के उत्तर क्या आ जाता है? बी आ जाता है। बहुत सरल, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी बच्चा गलती कर रहा होगा। फिर भी 4-5% हम लोग मिसलेनियस मान के ही चलते हैं। 95% लोगों ने सही कर दिया है। वेरी वेरी गुड। यह सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए, पढ़िए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल यह पूछता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर करेक्ट? सत्य वचन कहां कहां पूछा गया है ना? टू चेन्स आर कॉइल्ड राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन में आपका राइट हैंडेड हेलिक्स थी, एकदम सही बात है। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.6 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच क्या थी आपकी? 34 एंगस्ट्रॉम, या आप क्या कह सकते हैं? 3.4 नैनोमीटर कह सकते हैं, राइट? 3.6 नैनोमीटर नहीं थी, 3.4 नैनोमीटर थी। तो यह बात गलत हो गई, गलत हो गई सर। देर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, हर हेलिक्स में जो आपकी पिच थी उसका 10 बेस पेयर पाए जा रहे थे उसके अंदर। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर अदर, जैसे एक के ऊपर एक किताब रख के बताई थी कि एक बेस पेयर है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे आपके एक टर्न में 10 बेस पेयर रखे हुए हैं, इनके बीच में स्टैकिंग फोर्स एक तरीके से लग रही है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? उत्तर आपका सी आ जाएगा। 3 बातें सटीक हैं, 3 बातें सही हैं। मैं जानता हूं इसमें गलती करी होगी कई बच्चों ने, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड नंबर। लगभग 64% बच्चों ने सही कर दिया है, बाकियों ने बोला है 2, है ना? पर लेकिन बातें सारी की सारी ठीक थी, एक ही बात अपनी गलत थी, तो उत्तर आपका 3 आ जाता है, राइट? अगले सवाल पे बढ़िए। ये अभी आप नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। ये नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शानदार 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 सवाल। 45 सेकंड ले लो, चलो करो। टोटल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इन डीएनए इज 45%, अमाउंट ऑफ ग्वेनिन विल बी। पीवाईक्यू का सवाल है और इसको करना बहुत बहुत जरूरी है, इसको अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत आ जाएगी। पोल इज नॉट वर्किंग, चैट में जवाब दीजिए, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चैट में जवाब दे दीजिए। यहां पर कितने सारे बच्चे सही जवाब देंगे हम देखते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं एक बार मन में कैलकुलेट कर लेता हूं, मन में कैलकुलेट कर लेता हूं, मन में कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है भाई, अपना उत्तर तो आ गया। ठीक है, मैं देखता हूं कितने लोग सही बता रहे हैं। काफी लोग सही बता रहे हैं, काफी लोग गलत भी बता रहे हैं। अभी तक तो बहुत ज्यादा मजा आया नहीं है दोस्त। वैसे ओरली करने का ही सवाल है, इसमें पेन उठाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, सिंपल मैथ है। काफी लोगों ने गलती कर दी है क्योंकि वो सवाल सही से नहीं पढ़ते, एंड यही बात सिखाने के लिए तो हम लोग सवाल लेकर आते हैं, वरना लेक्चर करा के घर भी जाया जा सकता है बहुत आराम से, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कराया जा सकता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सम गुड क्वेश्चंस इन द क्लासरूम इटसेल्फ सो दैट आपको सॉल्व करना आ जाए। देखो मेरे भाई, आराम से सीखने की कोशिश करो। हमें बोला गया है a प्लस टी जो है ये आपका कितना है? a प्लस टी है आपका 45%। अब आपको पता है a और t बराबर होते हैं, जितने a उतने t, तो ये 45% है। तो डीएनए में a और t 45% है, तो बचा हुआ जितना भी माल है यानी g और c, ये आपका कितना हो गया? 100 माइनस 45%, यानी कितना हो गया? 55%। यही तो हुआ भाई, यानी कितना हुआ? 55% हो गया। अब G और C बराबर होते हैं, तो G प्लस C इज इक्वल टू 55% हो गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे ग्वेनिन का पूछा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे सिर्फ और सिर्फ ग्वेनिन का पूछा है। अब अगर आपका यहां पर ग्वेनिन का पूछा है, तो ग्वेनिन और साइटोसिन तो बराबर होते हैं, तो आप 2 ग्वेनिन लिख दो इज इक्वल टू 55%। तो ग्वेनिन की अकेले की वैल्यू कितनी हो गई? 55/2 इज इक्वल टू कितनी हो गई? 27.5। 27.5 27.5 हो गई, एकदम हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। 27.5 आपका उत्तर आ जाता है। कईयों का आ गया होगा, आ गया होगा। चलो एक और चीज कराता हूं बहुत बढ़िया तरीके से।
मुझे बता दो टोटल परसेंटेज ऑफ प्यूरिन कितनी हो गई, परसेंटेज ऑफ प्यूरिन मुझे बता दो। और ये 1 सेकंड का सवाल है अगर आप में दिमाग है तो, ये 1 सेकंड का सवाल है अगर आप में दिमाग है, अगर आप में बुद्धि है तो ये सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है और कुछ भी नहीं। प्यूरिन कितना होगा यहां पर, 1 सेकंड का सवाल है। प्यूरिन कितना होगा, 45%, 50%, 45, 50, 45, 27.5। ये कई लोग तो एकदम अलग ही खेल रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं महात्मा गांधी कुछ ना सूझे तो भैया नेल्सन मंडेला इज द रियल आंसर। यस 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 करेक्ट मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे गधे। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर होते हैं, द रेशियो इज 1। तो 50-50 होगा ना। इसमें दिमाग, इसमें क्यों पेन उठाना पड़ रहा है। तो आपने कंसेप्ट कहां सीखा। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग किताब में सीख लेते हैं, मास्टर जी ने सबको सेम ही बात बताई है, पर कई बच्चों ने ये बुद्धि लगा ली, कई बच्चों ने नहीं लगाई। यहां डिफरेंस आ जाता है, सोचना सीखना होगा तभी तो मजा आएगा भाई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्यूरिन, परसेंटेज ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन इज इक्वल इन डीएनए। तो बाय डिफॉल्ट 50% आ जाएगा। मैं क्यों कैलकुलेट करूं भाई, मैं क्यों माथा लगाऊं यहां पर। मेरी बात समझ रहे हो, जिज्ञासा बढ़ानी पड़ेगी। और चलो इस क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं, और चलो इस क्वेश्चन को मोल्ड कर देते हैं, है ना। एक नया क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं। एक सीक्वेंस है ATGC ATAC ATCCC GAC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बता दीजिए मुझे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मुझे जानने हैं, ये मेरा सवाल है। आ जाओ भैया कैलकुलेट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर ये इसका दूसरा स्टैंड भी अवेलेबल है तो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये एक स्टैंड आपको दिया हुआ है, इसका दूसरा स्टैंड भी होगा ही, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे हैं। सिंगल स्टैंड में तो कहां ही हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस पेयरिंग हो रही होगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले ए और टी गिन लो, क्योंकि इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो पहले गिन लो ए टी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गए, ए टी इंटू 2 कर दो तो 16 हाइड्रोजन बॉन्ड तो सीधे सीधे ये बन गए। फिर जीसी गिन लो, फिर जीसी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही आपके ये हो गए, इंटू 3 कर दो, क्या हो गए आपके 24 हो गए। 24 और 16 टोटल 40 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। करेक्ट, उत्तर निकल के आ गया, 40 आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे करने होते हैं सवाल। उत्तर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। 31% बच्चों ने, पर आई होप आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। मिस्टेक समझ में आ गई है तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। आपने अगर यही गलती कर ली है, देखो यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे आपके पोल का रिजल्ट 30% आता है, 20% आता है, 15% आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि यहां पे आप गलती करो। यहां पे जब आपका 10%, 15%, 20% रिजल्ट आता है, इनफैक्ट मैं अंदर से खुश होता हूं कि इतने सारे बच्चों को ये क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यानी आप पेपर में ये गलती नहीं करोगे, मेरे लिए वो चीज मैटर करती है। एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, जिस फाइनल शॉट में आप पेपर दे रहे हो नीट का वो बहुत अच्छा हो। राइट, यहां पे आप गलती करो, मैं तो खुद से ये चाहता हूं। सो इट्स फाइन यहां पे, इफ यू कमिट मिस्टेक्स, इफ यू मेक मिस्टेक्स, इफ यू मार्क द पोल्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली फाइन। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको हमेशा पॉजिटिवली देखा करो कि एटलीस्ट यू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ बेहतर सीखा, आपने अपनी सिली मिस्टेक को अभी कमिट कर लिया तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी, मॉक टेस्ट में दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने कुछ नया बेहतरीन यहां पर सीख लिया है। करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। ये हमारे कुछ सवाल थे, और देखते हैं कुछ है कि नहीं। ये हम कर चुके हैं। आ जाओ भैया, चारगांव भैया के रूल पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। फटाफट मार्क कर दो, 30 सेकेंड ही ले लेते हैं, इनको तो इतनी बार पढ़ लिया है अब। चारगांव रूल ऑफ बेस पेयरिंग स्टेट दैट द रेशियो ऑफ प्यूरिन टू पिरिमिडीन इज इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म। प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशियो इक्वल है, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, यानी 1 हो जाएगा, तो एकदम सही बात है। द रेशियो ऑफ ए टू टी इज इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ए और टी तो इक्वल होंगे ही होंगे, बेस पेयरिंग करते हैं साथ में। रेशियो ऑफ ए प्लस टी एंड जी प्लस सी इज रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म।
ए प्लस टी एंड जी प्लस सी रफली इक्वल थे, कोई लेना देना नहीं है इस बात का। ए प्लस टी एंड जी प्लस सी का जो रेशियो है वो बहुत डिफर करता है ना, बहुत डिफर करता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। उत्तर क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 ही आपका रियल आंसर है, क्योंकि हमने देखा था ए प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी ये नॉट इक्वल टू 1 था, है ना, प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो इक्वल टू 1 था, तो सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाता है हमारा, डी आ जाता है। 82% यार, कमाल ही कर दिया। स्टेटमेंट बेस्ड में अगर आप 82% ले आ रहे हो तो आपने कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, पर फिर भी आपको दोबारा से सिखा देता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है भैया जी सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट। सर सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? डॉग की मम्मी के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं भाई, सेंट्रल डॉगमा इज अ कॉन्सेप्ट, इज अ प्राइम कॉन्सेप्ट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी ये समरी है पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते क्या हो। तो इसे कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये आप सीख भी चुके हो। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में चीख चीख के चीज बताई थी, पर आपको तब ये नहीं पता था कि इसका नाम सेंट्रल डॉगमा है। वॉटसन और क्रिक में से क्रिक साहब ने सेंट्रल डॉगमा की स्कीम बताई थी हमको, तो सेंट्रल डॉगमा, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा, सी फॉर क्रिक साहब ने दी थी। यहां पर यह कहा गया है कि डीएनए जो है यह अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। यह हमारा पहला प्रोसेस है जिसको हम पढ़ रहे होंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। डीएनए जो है मेरे दोस्त, ये आपका क्या बनाता है आगे चल के? हमने कहा था आरएनए बनाता है। आरएनए आपका आगे चल के क्या बनाता है मेरे बंधु, मेरे भाई? ये आपका आगे चल के प्रोटीन बनाता है, करेक्ट है। तो यहां पर डीएनए जब खुद की कॉपी बना रहा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन में एक शब्द आ रहा है रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब ही होता है कॉपी बनाना, तो डीएनए अपनी खुद की कॉपी जब बना रहा है इसे रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए जब आरएनए बनाता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जब आरएनए बनाए तो इसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए जब प्रोटीन बनाए राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री की मदद से तो इसको हम क्या कहेंगे बात दादाजी? ट्रांसलेशन कह देंगे, है ना, ट्रांसलेशन कह देंगे। चलो भैया, यहां पर एक यूनिक कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। कई ऑर्गेनिज्म डीएनए से आरएनए तो बनाते हैं, आरएनए से डीएनए भी बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा लग जाएगा? एंजाइम कौन सा लग जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में? एंजाइम कौन सा लग जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एक्सेप्शनल केस है, हर कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा नहीं मुंह उठाकर आरएनए से डीएनए बना दिया, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इज सीन इन रेट्रोवायरसेस। ये याद करना है, ये पूछा जाएगा पेपर में। रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, बाकी कहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता। ये सवाल मेन है, बस सिंपल, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाना सीखेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाना सीखेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन। आरएनए से कुछ चुनिंदा केसेस में डीएनए बन सकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें देखने को मिलेगा? रेट्रोवायरसेस में। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बस किसमें मिलता है सिर्फ ये पूछा जाता है और कुछ नहीं, है ना। एचआईवी वायरस, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस, एकदम सही बात है ना। तो सिर्फ इन प्रोसेसेस के नाम हमको अभी देखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक 2-2, 3-3 लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल में। रेप्लिकेशन 2-3 लेक्चर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन 2-3 लेक्चर लेगा, ट्रांसलेशन 2-3 लेक्चर लेगा, तो डरने की जरूरत है ही नहीं। ये तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये इस चैप्टर की समरी है। अब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर सीख लिया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डीएनए की रेप्लिकेशन की बात करेंगे, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, फिर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। यही सब तो करना है हमको। डीएनए से प्रोटीन ही तो बनाना है। डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करेगा? हुक्म देगा। इस हुक्म को, इस इंस्ट्रक्शन को हमको कन्वर्ट करना है एक प्रोटीन में, एक एक्सप्रेशन में। डीएनए से प्रोटीन ही तो बनाना है, राइट, करेक्ट। ये हमको देखना होता है। रेट्रोवायरसेस के अंदर ये स्कीम
पाई जाती है। एनसीईआरटी की रीडिंग आप लगा सकते हो इस टॉपिक की, और इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग लेकर के आए हैं। बहुत छोटी सी बात है, चुन्नू मुन्नू सी बात है। यहां पर देखिए, फ्रांसिस क्रिक जो है, वॉटसन और क्रिक में से जो क्रिक है, इन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर आगे चल के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यहां पर देखिए, डीएनए से डीएनए जब बना तो डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिका का मतलब ही होता है क्या, कॉपी, तो डीएनए की कॉपी हो रही है यहां पे। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बनता है यहां पर। और आरएनए से जब प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। रिवर्स जब इसका हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स जब हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। इन सम वायरसेस, जैसे कि रेट्रोवायरसेस के अंदर, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज आरएनए टू डीएनए। कुछ वायरसेस, है ना, सब में नहीं, सिर्फ रेट्रोवायरसेस के केस में ही आपका क्या होता है, जहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, वहां पर ये क्या कर लेते हैं, एमआरएनए से डीएनए दोबारा बना लेते हैं। करेक्ट, ये हम लोगों ने देखा। यहां तक कि एनसीईआरटी हमारी क्रैक हो गई। अब हम इस पे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। आ जाइए, फटाफट पोल मार्क कर दीजिए, आ जाओ फटाफट। ये आपका सवाल है बेस्ड ऑन सेंट्रल डॉगमा। फटाफट इस सेंट्रल डॉगमा के सवाल को देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, प्रोटीन इन प्रोसेसेस का क्या नाम है, यही तो हमारे याद करने की चीज थी। ऐसे वायरसेस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनता है, दे आर इन अ कैटेगरी कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस, राइट। चलिए रिकॉल करा दीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी रिकॉल कराएंगे थोड़ी देर बाद, है ना, अभी खत्म हुआ नहीं है, रिकॉल बाद में कराएंगे। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले रेप्लिकेशन है तो ये दोनों एलिमिनेट कर दिए, है ना। उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन, तो आपका ये पहले ही एलिमिनेट हो गया था। ट्रांसलेशन नहीं है तो उत्तर क्या आ गया आपका, बी आ गया। ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर क्या आ गया आपका, बी आ गया। लगभग 90% लोगों ने सही कर दिया है। दैट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स वेरी अमेजिंग। यहां तक सबको क्लैरिटी है, डीएनए का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया क्या। अब डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए तो आप उसकी धज्जियां उड़ा दोगे, हाँ या ना, एक बार फटाफट बता दो, एक बार झटपट बता दीजिए। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, क्या यहां तक सबको डीएनए के स्ट्रक्चर में क्लैरिटी है। पोल नॉट वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है यार, पोल नहीं काम कर रहा तो उससे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, चिलैक्स, है ना। चलो यहां तक क्लैरिटी है तो फटाफट बता दीजिए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए और कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए। अब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत खतरनाक है, अब जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत खतरनाक है भाई, तुनिक आ चुका है। झटपट आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले तो जाने व्हाई पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट। और क्या आपकी लाइफ में आपने कभी पैकेजिंग करी है? सर बिल्कुल करी है सर। हम कहीं बाहर जब जाते हैं, किसी और शहर में जाते हैं, किसी और गांव में जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हमने हर लेवल पे पैकेजिंग करी है। जब हम स्कूल जाते हैं और कभी कभी हमारी क्लास वर्क, होमवर्क कॉपी दोनों मंगवा ली जाती है टीचर द्वारा, किताब भी मंगवा ली जाती है, और टिफिन तो हम लोग खाने जाते ही हैं, तो वो तो हमारा मेन है। उसके अलावा वाटर बॉटल है ना। उसके अलावा और भी तिगड़म घुसा रखे हैं। लड़कियों ने 50 तरीके के पेन डाल रखे हैं, स्केच पेन डाल रखे हैं, मार्कर्स डाल रखे हैं, है ना, ग्रीटिंग कार्ड्स डाल रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारी की सारी एक बैग के अंदर फिट है। कैसे? बिकॉज वी डू पैकेज आवर बैग वेल। हम लोग अपने बैग को बहुत अच्छे तरीके से पैकेज करते हैं। समझ लीजिए ये हमारे पास एक कपड़ा है, तो ये कपड़ा अभी कितनी जगह घेर रहा है, मतलब आपको बिना बोर्ड दिखाई ना दे इतनी ज्यादा जगह घेर रहा है ये कपड़ा, इतनी ज्यादा जगह घेर रहा है। लेकिन हम लोग जब इसको तय करते हैं, हम लोग जब इसको पैक करते हैं, तो क्या ये इतनी जगह घेरता है? नहीं सर, ये इतनी जगह नहीं घेरता, ये बहुत कम जगह घेरता है। इनफैक्ट ये इतनी कम जगह घेरता है कि एक पॉकेट में भी फिट हो सकता है और किसी को दिखाई ना दे, इतनी कम जगह में आ सकता है। इस तरीके से पैक हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। एंड ये जो पैकेजिंग है, ये सेम तरीके की पैकेजिंग हम लोग डीएनए में भी करते हैं। क्यों करनी जरूरी है डीएनए में पैकेजिंग? क्योंकि डीएनए 2.2 मीटर लंबा है। हमारे एक सेल का डीएनए 2.2 मीटर लंबा है। सेल का एवरेज साइज कितना होता है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर सेल का साइज पढ़ा हुआ है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या है? 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। एक मैमेलियन सेल का साइज क्या है? हमारे सेल का साइज क्या है? 10 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर।
तो हमारा न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा हुआ। एक 10 माइक्रोमीटर के सेल में न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? 1 माइक्रोमीटर। उसके अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, माइक्रोमीटर में उसका साइज है, उसके अंदर इतना लंबा डीएनए हमें फिट करना है। तो जाहिर सी बात है इसकी पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी ना, इसको भी इस तौलिए की तरह तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो पर्पस ऑफ पैकेजिंग समझ में आया। सेल है बहुत छोटा, न्यूक्लियस है उससे भी छोटा, और हमारा डीएनए है बहुत लंबा, पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी, कोई और रास्ता है ही नहीं। तो हम पहले देख लेते हैं भाई पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मुझे भैया जी ये बता दो, क्या इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है? क्या इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं सर, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है। इसका डीएनए नंगा पुंगा पड़ा रहता है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो कि नंगा पुंगा पड़ा रहता है इस तरीके से। इस नंगे पुंगे डीएनए को मैं यहां पर बना लेता हूं। मेरे दोस्त, प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, कोई आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी ये जो डीएनए है ये स्कैटर्ड नहीं है, ये कहीं भी भागता नहीं फिर रहा, ये एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ने इसको बाइंड कर रखा है बहुत प्यारे तरीके से। कई सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो इस छोटे से डीएनए को बाइंड करके बैठे रहते हैं और इसको एक जगह पर जकड़ के पकड़ के बैठे रहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग सिर्फ इतनी ही होती है, सिर्फ इतनी ही पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स में। और सिंस डीएनए काफी छोटा है यहां पर, तो इतनी ही पैकेजिंग आपकी बहुत है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आप लेबल करना चाहें तो आप लेबल कर सकते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है। और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। सर डीएनए जो है इसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए को कौन आकर के पकड़ेगा? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में दोस्ती हो जाती है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आकर के इसको पैक कर लेते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन यहां पर आके इसको पैक कर लेते हैं। और ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको हम क्या कह देते हैं? दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जहां पे डीएनए और प्रोटीन साथ में पाए जा रहे हैं। तो ये जो आपका न्यूक्लियोइड है, इट इज नॉट फाउंड स्कैटर्ड, इट इज नॉट फाउंड स्कैटर्ड। ऐसे ही कहीं भागता नहीं फिर रहा। इट इज नॉट फाउंड स्कैटर्ड बट इज confined to a place called न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड नाम के रीजन में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड नाम के रीजन में डीएनए और प्रोटीन का ये कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ना। तो आपका ये गोल मटोल जो डीएनए है, आपका गोल मटोल जो डीएनए है, आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो डीएनए है, ये यहां पर लूप की फॉर्मेट में पाया जाता है। गोल है तो एक लूप की फॉर्मेट में एक टायर जैसा पाया जाता है, और इसके अराउंड लगे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि इसको बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। हिस्टोन नहीं दोस्त, अभी आपने एक अच्छी बात बताई तो मैं इसको लिख देता हूं। हिस्टोन्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। हिस्टोन थोड़े हायर लेवल के प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन हिस्टोन्स नहीं है ना। तो प्रोकैरियोट्स में पाए नहीं जाते। हिस्टोन्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इसको लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, पीवाईक्यू में भी आपको आए, है ना। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, अमीनो ग्रुप इनमें ज्यादा है,
बहुत सारे अमीनो ग्रुप्स हैं, पॉलीअमीन प्रोटीन्स हैं, लेकिन दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन थोड़े अलग प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो यहां पर आपके हिस्टोन्स नहीं पाए जाते, लिख लीजिए बकायदा, है ना। तो यहां पे जो प्रोटीन्स है ये क्या होते हैं, पॉलीअमीन प्रोटीन्स होते हैं। अमीन ग्रुप ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इन पे ज्यादा आएगा, है ना। अमीन ग्रुप ज्यादा होंगे, अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन ये कहलाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे आपके प्रोटीन। और डीएनए में है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दोस्ती हो जाएगी और इस तरीके से ये पैक हो जाएंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इस तरीके से होती है। डीएनए आपका सर्कुलर लूप लाइक है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज आपके क्या है, प्रोटीन्स बाइंड हो रखे हैं। सिर्फ ये बात है, करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। यहां तक एनसीईआरटी में देखिए एक बार, यहां तक एनसीईआरटी में देखिए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, भाई डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस क्या था आपका, इतना था, है ना। और आपका मैमेलियन सेल में अगर आप ह्यूमन सेल की बात करें तो आपके इतने बेस पेयर पाए जा रहे थे। दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा 2.2 मीटर से भी ज्यादा लंबा आपका डीएनए होता है। और न्यूक्लियस का साइज जो है ये आपका क्या है, आपका 1 माइक्रोन के आसपास है, 10⁻⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर ही तो हुआ। तो न्यूक्लियस का साइज 1 माइक्रोमीटर है और इसमें जो डीएनए ठूस ठूस के भरना है वो आपका 2.2 मीटर का है, तो पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी। तो पहले हमने किसमें पैकेजिंग कर दी, प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में अगर आप देखें तो दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें आपका एक न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनका डीएनए स्कैटर्ड नहीं है, इधर उधर भागता नहीं फिर रहा, उसको कुछ प्रोटीन्स ने पकड़ रखा है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, इन्होंने एक न्यूक्लियोइड रीजन में इस डीएनए को फिक्स कर रखा है। तो बहुत लार्ज आपका सर्कुलर लूप लाइक डीएनए है जिसके ऊपर प्रोटीन बाइंड कर जाते हैं, पॉलीअमीन प्रोटीन्स बाइंड कर जाते हैं और आपका क्या बन जाता है, आपका बेसिकली यहां पर प्रोकैरियोट की पैकेजिंग हो जाती है, राइट। ये आपको देखने को मिला। अब अगर आप यूकैरियोट की बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस दे देता हूं, क्योंकि यूकैरियोट की डिस्कशन अभी हमारी खत्म नहीं हो पाएगी। लेट मी गिव यू अ बेसिक रेफरेंस ऑफ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। आप आराम से देखिएगा कि यूकैरियोट्स में होता क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, है ना, रफ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये कल फिर करा दूंगा। ये देखिए, ये आपका एक तौलिया है, इसको हम मान लेते हैं डीएनए। तो ये जो आपकी पतली सी पट्टी है ना, ये जो इसकी मोटाई है तौलिए की, थिकनेस है, ये कितनी है, 2 नैनोमीटर के आसपास है, बहुत पतला है, 2 नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसको मैं एक डीएनए मान रहा हूं, है ना। ये क्या है आपका 2 नैनोमीटर के आसपास है। मैं चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं इस मोटाई की बात कर रहा हूं जो आपको एकदम नीचे दिखाई दे रही है, ये 2 नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस तौलिए को डबल कर रहा हूं, मोटाई डबल हो गई, 2 का 4 हो गया, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है पतली सी, भाई ये जो आपको मोटाई दिख रही है डबल हो गई ना, मैंने ड्यूअल फोल्ड कर दिया है, तो आपका क्या हो गया है, 2 का 4 हो गया है। हाँ जी सर, 2 का 4 हो गया है, 2 के 4 हो गई। अब मैं इसको फिर दोबारा फोल्ड कर रहा हूं, मोटाई से फोल्ड कर रहा हूं, 2 का 4 हुआ था, 4 का 8 हो गया, 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 हो गया, जगह कम ले रहा है, मोटाई बढ़ती जा रही है, 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, और फोल्ड कर दिया, 16 का 32 हो गया, 32 हो गया, 16 का 32 हो गया। अब एक चीज देखो, 16 का 32 हुआ, अब सीधा उल्टा इसको मैं फोल्ड कर दूं, 32 का 64 हो जाएगा, अब भाई बीन बजानी पड़ेगी, है ना, ट्रक वाली ट्यून बजानी पड़ेगी। एक बार रुको भाई, फोल्ड कर लेता हूं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं, है ना, थोड़ा सा रुकना भाई, थोड़ा सा इसको फोल्ड करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं भाई, 1 सेकंड रुक जाओ बस, है ना, टाइट होल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब मार्केट में जैसी चुन्नी मिलती है वैसी हो गई है। अब मैंने इसको कॉइल कर दिया है, और कॉइल करने की सबसे अच्छी बात क्या है,
कॉइल करने की सबसे अच्छी बात क्या है? एक जादू दिखाऊं? जादू दिखाऊं? ये मैंने इसको सीधा पकड़ रखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया भाई। ये देखो मैं इसको खींच रहा हूं, मैंने इसमें क्या कर दिया है? सुपर कॉइलिंग कर दी है। इट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड नहीं है, अब तो स्ट्रेट है, मैंने इसको सिर्फ घुमाया है, लेकिन नाउ इट इज अ सोलेनॉइड। टिक 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 टिक, खुद ही बनता जा रहा है, टिक 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 टिक, टिनिक टिनिक, है ना? नाउ इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। ये आपको एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। ये और पैकेज हो गया है, इट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड को मैं पकड़ लूंगा, इस सोलेनॉइड की गर्दन पकड़ी, इसकी और मरोड़ दी गर्दन, उल्टा कर दिया, डबल कर दिया, है ना? डबल कर दिया और मरोड़ दी इसको, और मरोड़ दिया और छोटा कर दिया, और मरोड़ दिया और छोटा कर दिया। इतनी सी जगह पर आपका पूरा का पूरा इतना चौड़ा गमछा जो आपके बोर्ड को कवर कर ले रहा था वो आ गया। मानते हो? मैंने लगभग 700 गुना पैकेजिंग कर दी है इसकी। अगर आप इसको फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड पे फोल्ड करते जाओ और आप कैलकुलेट करोगे, आप 400 से 500 गुना तो घर पे बैठ के फोल्ड कर लोगे, राइट? तो इस तरीके से हमारा डीएनए भी क्या होता है? कॉइल होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? आराम से बताता हूं। सबसे पहले डीएनए आपको बहुत पतला दिखाई दे रहा था, सबसे पहले डीएनए आपको बहुत पतला दिखाई दे रहा था, आपका 2 नैनोमीटर, है ना? 2 नैनोमीटर से क्या किया? डबल कर दिया, 2 नैनोमीटर से डबल कर दिया, आपका क्या बन गया? 2 नैनोमीटर से डबल किया, 4 नैनोमीटर बन गया मोटाई। 4 नैनोमीटर से डबल कर दिया, क्या बन गया? 8 नैनोमीटर बन गई मोटाई। 8 नैनोमीटर से डबल कर दिया, क्या बन गई? 16 नैनोमीटर बन गई। और 16 नैनोमीटर से डबल कर दी, क्या बन गई? 32 नैनोमीटर बन गई, यानी अराउंड 30 नैनोमीटर आप बोल लो। तो मैं 2 नैनोमीटर को पहले 30 नैनोमीटर में कवर करता हूं, तो मेरा क्या बन जाता है? तो मेरा आपका एक तरीके से कह लो न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड बन जाता है। फिर मैं आपका क्या करता हूं? फिर मैं इसको और पैकेज करता हूं, है ना? तो मेरा क्या बन जाता है? क्रोमेटिन फाइबर। फिर मैं इसको और पैकेज करता हूं तो क्या बन जाता है? क्रोमेटिड, यानी आधा क्रोमोसोम। और फिर मैं इसको और पैकेजिंग करता हूं तो क्या बन जाता है? पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। यानी मुझे इस डीएनए को पैक कर करके क्या बनाना है? पूरा क्रोमोसोम बनाना है। मेरा डीएनए इस तरीके से खुला खुला पड़ा हुआ है, खुला खुला, हुल्ले हुलारी हुल्ला, इसे पूरा पूरा पड़ा हुआ है ना? मुझे क्या करना है? इस क्रोमोसोम में इसको फिट करना है, ऐसे टिक 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 टिक। क्रोमोसोम बाहर से अलग दिखता है, अंदर उसके डीएनए ऐसे फिट है। कितनी देर से बना रहा हूं, देख रहे हो किस लेवल की पैकेजिंग हुई है? इस डीएनए को मेरे को इस लेवल का पैकेज करना है, इस लेवल का पैकेज करना है, तब जाके क्या होगा? ऐसा आपका क्रोमोसोम पूरा बनेगा, राइट? इस लेवल की पैकेजिंग अपने को करनी होती है। दिस इज द रियल थिंग, समझ रहे हो? दिस इज पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे, है ना? हिस्टोन ऑक्टामर पढ़ेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर की सब यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद आपका सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सुपर सोलेनॉइड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया जलवा कि तौलिया कैसे फोल्ड होता है। अब यही सारी चीजें हम लोग आगे रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास की जो टाइमिंग थी ये शायद 6:45 तक थी। 7 बजे आपकी एक और क्लास है और हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बची हुई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी रैप अप करना पड़ा। बट इसको मैं दोबारा कराऊंगा क्योंकि हमने आपको बेस दे दिया है। अब ये पैकेजिंग इन यूकैरियोट जो है ये टॉपिक हम लोग दोबारा कर लेंगे। करेक्ट है? कोई क्वेश्चन हमारा इस पे अभी है नहीं, तो चिल मारते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी न्यूज दे देता हूं, है ना? बहुत जरूरी न्यूज है, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग मीटअप कर रहे हैं रांची में। हम लोग आ रहे होंगे 18 को, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में 18 मई को हम लोग रांची आ रहे हैं और 19 मई को हम लोग पटना आ रहे हैं, वीपी यानी विद्यापीठ में। तो अगर आप लोग रांची या पटना में हैं तो मेरा बहुत मन रहता है भाई स्टूडेंट से मिलने का, अपने भाइयों से मिलने का। अगर आप आसपास अवेलेबल हैं, पढ़ाई वेस्ट करके मत आना, वैसे सैटरडे संडे है ना? और मैं भी इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरी कोई क्लास हैम्पर नहीं हो रही। तो आपको अगर इस दिन आने का मौका मिले, अगर आपको लगे कि आपको मिलना चाहिए, अगर आप आसपास अवेलेबल हैं तो हम लोग आ सकते हैं। और भी जगह आने का हम लोग प्लान करेंगे। जिस जिस दिन मेरी क्लासेस नहीं होंगी और मुझे कोई मौका मिलेगा आप लोगों से मिलने का, आई विल मेक श्योर कि मैं आऊं। अभी मैं थोड़ा सा जाना स्टार्ट कर रहा हूं अलग अलग जगहों पर। इस मंडे हम लोग हिसार गए थे और इसीलिए मंडे को रिकॉर्डेड सेशन आया था, क्योंकि पहली अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास
तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन अब से सैटरडे संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आए, जहां जहां पर भी आना होगा वहां वहां आएंगे। दिल्ली कब आओगे? दिल्ली तो बहुत पास है, दिल्ली तो किसी भी दिन बुला लो भाई, है ना। आई एम करंटली लिविंग इन नोएडा ओनली, तो दिल्ली इज वेरी क्लोज टू मी। जो भी हमारे सेंटर्स हैं वहां पे आप बुला सकते हो, है ना। एनएसपी में बुलाना है, कालूसराय में बुलाना है, आई विल बी देयर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आप बुलाओगे, जहां जहां का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई मेक श्योर कि मैं आपके पास आऊं और आपसे मिलूं, क्योंकि मुझे मिलना बहुत पसंद है स्टूडेंट से, एंड आई ऑलवेज एंजॉय मीटिंग माई स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। अभी आपका 15-20 मिनट का ब्रेक है, उस ब्रेक को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आई गेस आपकी फिजिक्स की क्लास है, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा गैप चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेक चाहिए। ये जो हमने पढ़ा है ये हम दोबारा पढ़ेंगे, जस्ट लाइक एवरी टाइम हम लोग रिवाइज करेंगे। 12th क्लास का सिलेबस बहुत छोटा है, आराम आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, 100 बाय 100 नंबर लेकर आएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, और अपना नीट एग्जामिनेशन को भी हम लोग अच्छे से फोड़ेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है। आज आपको डीपीपी भी मिली है, लेकिन यू कैरियोट वाली पैकेजिंग हमारी पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ी बहुत चीजें, थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपसे ना भी सॉल्व हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या तो आप अगले लेक्चर के बाद अटेम्प्ट कर लीजिएगा डीपीपी, टोटली आपकी ही चॉइस है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन अप। कल मैं आपको पूरा का पूरा रिकॉल करा दूंगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि लिंक्ड टॉपिक है, तो एक बार हम अगले लेक्चर में पूरा रिकॉल ले रहे होंगे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी को शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू।